अब है पार्ट 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले सबसे पहले तो एक बात जानते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है आपको कैसा क्वांटिटी होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। सरफेस एरिया कैसा क्वांटिटी होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सरफेस एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है? द क्वांटिटी, वह क्वांटिटी विच इज, जो प्रोपोर्शनल होता है, वह क्वांटिटी जो प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। जो एरिया आपको गिवन है उससे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है उसका जो जो भी क्वांटिटी है जो प्रोपोर्शनल होता है उस क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। जैसे कि हमने मान लिया कि सपोज किया कि हमें ए एरिया दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? ए एरिया दिया गया है, एक सरफेस दिया गया है जिसमें हमने छोटा सा एरिया एज्यूम कर लिया, जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है थीटा एंगल पर, बहुत सारा पास हो रहा है जिसमें थीटा एंगल पर पास हो रहा है। ठीक है, अब इधर जो होगा आपको इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, और इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो जितना पास कौन होगा? पास होगा ई कॉस थीटा, जो भी होगा ई कॉस थीटा वाला पास होगा, नहीं, ई कॉस थीटा वाला पास होगा, ई कॉस थीटा वाला पास होगा, बाकी सब नहीं होगा पास, नहीं। उसके बाद में वो ठीक है कि ई कॉस थीटा वाला सारा पास होगा। उसके बाद में तो ई कॉस थीटा वाला जब पास होगा तो कैसे पास होगा? जैसे कि यहाँ दिया गया है डी फाई, क्या दे दिया गया आपको? यहाँ दे दिया गया है डी फाई, डी फाई, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई मतलब क्या? फाई, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और डी फाई मतलब कि मतलब छोटा एरिया है, ये आपको छोटा एरिया है, छोटा एरिया से जितना पास हो रहा है, यूनिट एरिया से मान लेते हैं, ये यूनिट एरिया हमने लिया, इससे पास हो रहा है, तो छोटा एरिया में छोटा फ्लक्स आएगा, तो इसीलिए डी फाई, डी मतलब छोटा सा फ्लक्स है। और इसमें कितना पास हो रहा है? तो ई कॉस थीटा पास हो रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और कितने एरिया में? तो डी एस एरिया में, तो इसीलिए डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डी एस। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा, और ई डी एस कॉस थीटा को ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी तो हो सकता है, क्या ये भी तो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसको जब अगर हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं, कहते हैं, नहीं। फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सरफेस, किसी भी कंप्लीट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? किसी भी कंप्लीट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? तो फ्लक्स जो पास होता है, फ्लक्स पास कितना होता है? तो डी फाई इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करके निकालिएगा कंप्लीट के लिए, तो इसको डी फाई का फाई होगा, और इसको इंटीग्रेट करना होगा, तब आएगा कंप्लीट वर्ड के लिए। अगर आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो फाई जो हो जाएगा ई और एस का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, नहीं। अगर यूनिफॉर्म है तब, नॉन यूनिफॉर्म है तब तो फिर इंटीग्रेट करो, नहीं, तब आएगा। उसके बाद में फिर स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा आपको एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अगर ई एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट है। अब ई और एस का जो हो जाता है, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको हो जाएगा क्या? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का, और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो वोल्ट मीटर भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, या फिर वोल्ट मीटर कह सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन देखिएगा, तो डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो न्यूटन का हो जाता है mLT/-2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, और कूलम का AT। यहाँ से आ जाएगा ml3t, क्या आ जाएगा? ml3t-a-, ये आपको आ जाएगा डायमेंशन। उसके बाद में आपको है कह रहा है कि इफ सरफेस इज प्लेस्ड, क्या कर रहा है? इफ सरफेस इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देन फ्लक्स पासिंग थ्रू। अगर कोई भी सरफेस एरिया है जिसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, तब कितना फ्लक्स आएगा? तो फ्लक्स को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म है तो सीधे डॉट प्रोडक्ट कीजिए, नहीं नॉन यूनिफॉर्म में रखा गया तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, क्या कह रहा है? कह रहा है अ सरफेस ऑफ एरिया इतना 2i कैप 3j कैप 5k कैप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अब बताओ यूनिफॉर्म में है, इसको सीधा क्या करेंगे हम? डॉट प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे ई और डी एस का डॉट प्रोडक्ट, तो करके देख लो, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 तो 2 हो जाएगा, आई कैप में 2 ही हो जाएगा, जे कैप में कितना हो जाएगा? 2 जे कैप है, यहाँ 3 जे कैप है, तो 6 जे कैप हो जाएगा। मतलब कि 2 + 6 + 3 × 5 = 15 हो जाएगा, मतलब 2 6 5 15 कितना हो जाएगा? 23 वोल्ट मीटर हो जाएगा, 23 वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद में आपको फिर आगे देखोगे तो क्या है? कह रहा है कि अ सरफेस, क्या कह रहा है? अ सरफेस ऑफ एरिया, क्या कह रहा है? अ सरफेस ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन नियर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इज वर्किंग, देन फाइंड आउट पासिंग थ्रू द सरफेस। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर दिया गया है, YZ प्लेन में है, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप में है। ठीक है, आई कैप में है, 10 आई कैप है, एरिया जो है 10 आई कैप हो गया यहाँ, नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया गया है, और सरफेस एरिया इतना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, आई कैप में है, यहाँ 2 है आई कैप में, तो 10 × 2 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट मीटर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट मीटर आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि एक सरफेस एरिया, क्या दे दिया? कि एक सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, जिसको सरफेस एरिया है, जो उसको यूनिफॉर्म 5 वोल्ट पर मीटर में रख दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इफ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ सरफेस, क्या कर रहा है? इफ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। अगर प्लेन ऑफ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो 30 डिग्री है, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? देखिए, ये मान लेते हैं हमारा सरफेस एरिया है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच प्लेन ऑफ सरफेस और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री है। अगर ई आपको 30 डिग्री है, तो ई वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ मतलब कि और 60 डिग्री नहीं, तो ये जब 60 डिग्री होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू, यूनिफॉर्म है तो ई एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, सरफेस एरिया 4 है, कॉस 60, क्योंकि 60 हो जाएगा ना इस दोनों के बीच का एंगल।
60, तो 4 पचे 20, cos 60 हाफ 10 वोल्ट मीटर आ जाएगा। नहीं, उसके बाद में फिर आगे गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। गॉस थ्योरम होता क्या थी, या गॉस लॉ, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ क्या होता है? तो गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू गॉस, एक गॉस साइंटिस्ट था, उसी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू गॉस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। गॉस कहता था कि किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है वो इक्वल होता है नेट चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। नेट चार्ज, उस बॉडी के नेट चार्ज और एप्सिलॉन नॉट, बॉडी का नेट चार्ज नहीं, उस बॉडी में जो इनक्लोज्ड नेट चार्ज होता है और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। यही गॉस कहता था। गॉस क्या कहता था कि गॉस कहता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही कहता था। जैसे कि ये है, कहता था एक क्लोज, ये मान लेते हैं क्या है, एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, इससे पास हो आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग, ये है इनकमिंग, ये है आउटगोइंग, आउटगोइंग, आउटगोइंग। नहीं, तो फ्लक्स को कहता था कि क्लोज बॉडी के लिए, 3D बॉडी के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही गॉस लॉ है, यही कहता था गॉस। स्पेशल पॉइंट्स की अगर बात करें तो स्पेशल पॉइंट्स में आपको कहता था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली क्लोज चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर चार्ज। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स डिपेंड्स ओनली, केवल डिपेंड करता है, केवल किस पर, क्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है। कोई बॉडी है, इसके अंदर कितना चार्ज है केवल उसी पे डिपेंड करता है फ्लक्स, ना कि इसके बाहर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यही कह रहा है। तो डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन आउटर चार्ज, इसके बाहर कितना चार्ज है, 5 कूलम 4 कूलम 20 कूलम कितना हो, उस पर क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अंदर जितना रहेगा उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर कहता है सेकंड में कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ इनक्लोज चार्ज। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्लोज सरफेस है। अब यहाँ जो है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ चार्ज है, तो इसके इसके जो होगा, इसके पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। ये जो चार्ज है इसके पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। ये कहीं भी हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, उससे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि flux passing through closed surface does not depend on shape and size of closed surface। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि फ्लक्स जो होता है शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ 5 कूलम है, यहाँ 5 है, और यहाँ भी 5 कूलम चार्ज है, तो इस सबका जो फ्लक्स आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि इसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन बोथ इनक्लोज्ड एंड आउटर चार्ज। क्या कह रहा है, फ्लक्स हमने कहा है कि केवल क्लोज सरफेस पर, केवल क्लोज चार्ज पे ही डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एट अ क्लोज सरफेस पर डिपेंड करता है ऑन बोथ इनक्लोज्ड एंड आउटर चार्ज, इनक्लोज चार्ज और आउटर चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन, और उनके पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। फ्लक्स ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनक्लोज पर भी डिपेंड करेगा, आउटर पे भी डिपेंड करेगा, इनके पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है,
उसके बाद में कहता है कि इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनकमिंग फ्लक्स जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, बल्कि आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज भाई गलती हो गया, कह रहा है कि इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज निगेटिव। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि एक बॉडी है, यहाँ से जो भी फ्लक्स आ रहा है ये सारा का सारा कैसा होगा, निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ से जाने वाला जो होगा ये सारा का सारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कह रहा है। उसके बाद में टोटल फ्लक्स जो होता है इनकमिंग प्लस आउटगोइंग होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि if electric flux is passing through closed surface is zero। क्या कह रहा है, if electric flux is passing through closed surface is zero, then electric field on this surface may or may not be zero। कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो हो जाए, देन तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस, तो उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है मे और मे नॉट भी जीरो। क्या कर रहा है, कोई सरफेस है, जैसे कि एक सरफेस है, इससे क्या हो रहा है, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो है, फ्लक्स जो है जीरो है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनक्लोज चार्ज अगर जीरो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्लोज सरफेस को रखा गया है, अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और तो भी इनक्लोज चार्ज जीरो है, तो भी जाकर के क्या होगा, इनक्लोज टोटल फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है। उसके बाद यहाँ लिख रहा है कि वेन अ क्लोज्ड बॉडी हैविंग इनक्लोज चार्ज जीरो, जब किसी क्लोज्ड बॉडी के पास इनक्लोज चार्ज, एक मान लेते हैं प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, इसका इनक्लोज चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है व्हेन अ क्लोज्ड बॉडी हैविंग इनक्लोज चार्ज जीरो प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, वो चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमेशा जीरो ही होगा। यही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर कह रहा है कि when a point charge is placed at the center of symmetrical body, जब किसी सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पर किसी पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया जाता है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाता है पासिंग थ्रू हाफ सरफेस ऑफ दिस बॉडी इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि एक मान लेते हैं आधा सर्किल है, यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, क्यू रख दिया, तो एक और आधा रख देंगे तो क्या ये पूरा सेंटर पे आ जाएगा ना क्यू, तो यहाँ हो जाएगा इसका क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक मतलब वही है, वही वाला है, यहाँ सेंटर यहाँ रख दिया गया है। अब इसको मतलब कवर करना है, इसको बीच में लाना है, तो एक और आधा ऊपर से अगर रख दे, एक और अगर ऊपर से इस तरह से रख दे, तो क्या ये दोनों के बीच में नहीं आ जाएगा ये चार्ज, और दो सरफेस है तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी ये देखो, यहाँ आधा दिया गया, एक और अगर ऐसा इसी तरह का सरफेस अगर एक और ऊपर रख दे, तो ये चार्ज जो हो जाएगा बीच में आ जाएगा, तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कह रहा है वेन अ सिमेट्रिकल, क्या कह रहा है, वेन अ सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी इज कवर्ड बाय एन आइडेंटिकल सरफेस एंड पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यू अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, एक आपको स्क्वायर रेक्टेंगल दिया गया। ठीक है,
रेक्टेंगल नहीं है, एक स्क्वायर है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। और इसके ऊपर जो है, ऊपर मतलब कि यहाँ ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर, यहाँ बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, ये जेड एक्सिस में एक पॉइंट है। कहाँ है? जेड एक्सिस में पॉइंट है, ठीक है। जेड एक्सिस में एक पॉइंट है। यहाँ जो है आपको ये जेड एक्सिस में Q/2 पर, Q/2 कर रहे हैं, A/2 पर क्या है? Q चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए फ्लक्स बताइए इच सरफेस से, माने एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताइए आप। तो हमको क्या करना है ना, सीधा बात, कुछ नहीं करना है, इसको सेंटर में लाना है। इसको जो है हमको सेंटर, चारों तरफ से एक क्लोज सरफेस बनाना है। अगर हमको क्लोज सरफेस बनाने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ एक स्क्वायर दिया गया, नहीं, और यहाँ से Q/2 पर क्या है? Q/2 पर एक A/2 पर मतलब कि Q है, मतलब कि बीच में। अगर इधर से भी एक स्क्वायर ले ले, इधर से एक स्क्वायर, फिर यहाँ से एक स्क्वायर ले ले, नहीं, एक स्क्वायर इधर से, मतलब कि कै गो, कितना स्क्वायर लेना पड़ेगा? यहाँ से स्क्वायर हमको, एक तो ये पहले से था, एक इधर साइड में, एक इधर 2, और एक इधर 3, ठीक है। एक इधर साइड में, एक इधर साइड में 2, और एक इधर वाला इस साइड में इधर 3, और एक पीछे वाला 4, और एक ऊपर वाला 5 सरफेस तो हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ा, और एक पहले से था। 6 गो सरफेस हो गया, मतलब कि एक क्या बन गया? क्यूब बन गया। इसके बीच में आ गया चार्ज, और इसमें कितना? 6 साइड हो गया ना। तो क्यू एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा, फ्लक्स जो हो जाएगा आपको Q/6 साइड है, इसलिए 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। और 6 एप्सिलॉन नॉट जो होगा एक साइड से, मतलब कि किसी भी एक साइड से इतना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। इतना जो फ्लक्स है किसी भी क्यूब के एक सरफेस से इतना पास होगा। लेकिन पूरे से कितना? तो Q/ε0, पूरे से Q/ε0, लेकिन एक सरफेस से बोला जाए तो Q/6ε0 हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में? अब देखिए, यहाँ एक क्यूब दे दिया गया, अब यहाँ पर क्यू रख दिया गया। अब बताइए कि क्या करें? इसको अब सेंटर में लाना है। अगर हम क्या करें, एक और क्यूब लेकर के अगर हम एक और क्यूब ऊपर से रख दें, तो क्या ये सेंटर में नहीं आ जाएगा? अगर हम एक और क्यूब इस पर रख दें तो ये बीच में आ जाएगा चार्ज। जब बीच में आ जाएगा तो मतलब कि 2 क्यूब रखा गया, सिमेट्रिकल 2 सरफेस हो गया ना, 2 क्लोज सरफेस हो गया, तब जाकर के सेंटर में आया, तो यहाँ हो जाएगा Q/2ε0, ठीक है। Q/2ε0 टोटल हुआ। और फ्लक्स A B C D इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो इससे 0 फ्लक्स पास होगा, ठीक है। उससे कितना फ्लक्स पास होगा? 0, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें क्या किया गया, वहां न रख के एक यहाँ रख दिया गया। अब जब यहाँ रख दिया गया तो अब इसको सेंटर पर लाने के लिए कितना क्यूब हम रख दे और कि ये सेंटर में आ जाए? तो अगर एक इधर से रखें तो अभी भी नहीं आएगा, 2 ऊपर से रखेंगे, मतलब कि 4 क्यूब चाहिए, तब जाकर के यहाँ अगर रखे, तब जाकर के चार्ज जो आएगा कहाँ जाएगा? सेंटर में आएगा, ठीक है। तो 4 क्यूब रखने पर सेंटर में, तो Q/4ε0, ठीक है। और ए बी डी सी, ए बी डी सी इस सरफेस से, और बी डी एच और एफ इस वाले सरफेस, और इस वाले सरफेस से जो होगा फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? 0।
और इस सब से क्यू अपॉन, जिससे जो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सबसे क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट पास होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ अगर रख दिया गया तो बताइए कितना होगा। इस पॉइंट पे अगर रख दिया गया, इस पॉइंट पे, तब कितना हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे रख दिया गया तब हो जाएगा कितना। तो यहाँ पर अगर रख ही दिया गया तब अब कितना रखेंगे, कितना देंगे, तो एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 4, और 4 ऊपर से भी रखेंगे, तब जाकर के यहाँ आ जाएगा, सेंटर में आएगा। नहीं, तब जाकर के ये जो पॉइंट है ये सेंटर में आएगा। अब ये सब सेंटर में आ गया तो फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ई किसके किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ए बी सी डी, इसमें नहीं, उसके बाद में ए ई एच डी और डी सी जी एच, इस तीनों सरफेस में क्या होगा, फ्लक्स आपको जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन जो होगा ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉस 90 जो होता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर बात करें ई एफ जी एच, किससे, ई एफ जी एच, इससे बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, ई वाला और ए वी एफ ई, एफ ई वाला सरफेस। ये जो तीनों सरफेस है, ये फ्रंट वाला, ये आपको नीचे वाला, और वो उधर पीछे वाला, ये तीनों जो सरफेस जो होगा आपको, इसमें से फ्लक्स जो हो जाएगा, आपको कितना फ्लक्स पास होगा, तो टोटल फ्लक्स तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है। टोटल फ्लक्स जो है आपको क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अब इसको तीन 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 सरफेस से पास होगा। एक आपको, एक जो होगा आपको नीचे वाला से, एक आपको इधर इस वाला सरफेस से, और एक पीछे वाले से, इस तीनों से पास होगा ना। तो तीन सरफेस तो तीन पार्ट में डिवाइड करें तो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ईच से। ठीक है, उसके बाद में यही है। अब क्या किया गया, एक क्यूब लिया गया, इसके सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया गया। कह रहा है कि टोटल फ्लक्स बताइए, S1 से कितना फ्लक्स होगा और S2 से कितना पास होगा। अब बताइए कि फ्लक्स कितना होगा, नहीं, बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। अगर टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स की बात करें, तो एक तो चार्ज आपको, एक क्यू यहाँ रख दिया गया, नहीं, और एक क्यू यहाँ रखा गया, और एक क्यू यहाँ रखा गया। हाँ हेलो, हाँ बोलो, रूम में। तो अब कितना पास होगा, हम इस जानते हैं, सेंटर है और एक ही क्लोज सरफेस है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे कितना होगा, तो इससे हमको पता है कि कॉर्नर पर जब रहता है तो 8 आता है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, इससे इसके कारण आएगा, और इसके कारण भी क्यू अपॉन 8, और जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब S1 सरफेस से कितना पास होगा, इस Q के कारण, तो S1 के लिए तो आपको जीरो आ जाएगा, इस इस Q के कारण भी S1 सरफेस के लिए जीरो आएगा, इसके कारण से आएगा S1 सरफेस में, तो कितना आएगा, एक मिनट, होगा क्या, इस चार्ज के कारण S1 सरफेस में पास होगा फ्लक्स। अब इसके लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट पास होगा। अब कैसे, यहाँ सेंटर पे रहता है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखे हैं, यहाँ क्यू अपॉन 6 कैसे लिख दिए, क्योंकि
इसमें कितना है 6 साइड है, तो एक साइड से कितना पास होगा, तो एक साइड से पूरे में पास होगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक साइड से अगर केवल इसी साइड का बात करें तो इस साइड से केवल कितना पास होगा 6, उससे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा ये। ठीक है, अब वही बात करें कि अगर हम वही बात कर लें कितना कि सरफेस 2 से कितना पास होगा, तो सरफेस इसके कारण तो वही है कि एक सरफेस से कितना होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण हम जानते हैं कि क्यू अपॉन 8 हो जाता है, क्यू अपॉन 8 आता है इसके कॉर्नर पे होता है, तो लेकिन एक सरफेस से निकालना है तो क्यू अपॉन 24 आता है, इसके कारण भी क्यू अपॉन 24 आएगा, तो टोटल जब ऐड कीजिएगा तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ इनकमिंग फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इतना वोल्टमीटर एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज इतना वोल्टमीटर, देन फाइंड आउट नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर इनकमिंग फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इतना वोल्टमीटर, if incoming flux passing through closed surface is इतना voltmeter, incoming flux and outgoing flux is इतना voltmeter, then find out net enclosed by surface। तो नेट कितना होगा, इनकमिंग हम जानते हैं कि इनकमिंग क्या होता है निगेटिव होता है और आउटगोइंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव इसको आप अंडरस्टूड है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर। ठीक है आंसर। उसके बाद में क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, क्यू इनक्लोज अब निकालना है। अब क्या कर रहा है फाइंड आउट नेट चार्ज, हमको नेट चार्ज निकालना है। यहाँ तो हमने टोटल फ्लक्स निकाला ना, ये जो निकाला हमने क्या निकाला टोटल फ्लक्स निकाला, लेकिन हमको कह रहा है नेट चार्ज बताइए। तो हम जानते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ से क्यू इनक्लोज निकाल लिए, ये फ्लक्स क्यू इनक्लोज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है, फ्लक्स आपको है 3 × 10⁻⁶ इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻⁰, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12, मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाएगा 25.55 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे अगर आगे देखें तो फिर कह रहा है कि फाइंड आउट टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब, इस क्यूब का टोटल फ्लक्स बताइए, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा वो आप बताइए। तो क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा आपको बताना है, नहीं तो ये एक लाइन दे दिया गया है, ये क्या दे दिया है एक लाइन दे दिया गया है जिसमें लेमडा डेंसिटी दिया गया है, ये √3 आपको क्या दे दिया गया लेमडा डेंसिटी दे दिया गया। आपको ए भी ए है, ये जब निकालिएगा ना तो ए वाला डायगोनल आपको √3a आएगा। ठीक है, क्यूब का डायगोनल √3a आ जाएगा, डायगोनल होता है। तो यहाँ जो होता है क्यू टोटल जो होता है, आपको बताइए कि फाइंड आउट टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब, इस क्यूब का टोटल फ्लक्स बताइए। टोटल फ्लक्स हम जानते हैं क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें कितना टोटल चार्ज है ये आप पहले बताइए। तो हम जानते हैं लेमडा डेंसिटी है, लेमडा जो है डेंसिटी है, और लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई एल, और यहाँ से हमको क्यू इन तो निकालना है क्योंकि क्यू इनक्लोज चाहिए, तो क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा एल, और लेमडा और एल का वैल्यू √3a, तो यहाँ हो जाएगा क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा √3a लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर हो जाएगा। नहीं, उसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं, एक सरफेस दे दिया, एक छोटा सा सरफेस दे दिया, एक बड़ा सरफेस दे दिया, और यहाँ क्यू चार्ज है। बताइए अगर पास हो रहा है बहुत सारा पास हो रहा है, ठीक है बहुत सारा
यहाँ से क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है, तो बताइए कि किसमें ज़्यादा फ्लक्स पास होगा, किसमें कम होगा। तो दोनों में जो फ्लक्स जो पास होगा ना वो सेम ही पास होगा, ठीक है, इस चार्ज के कारण, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है आपको कि एक सरफेस दे दिया है। तो ये हमने अभी अभी भी ऊपर देखा है, बना लिया। ये देखिए आपको, अगर आपको इस तरह हॉरिजेंटली दे दिया तो, अगर आपको हॉरिजेंटली दे दिया तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा ए है, तो हो जाएगा आपको क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा, ए लेमडा हो जाएगा। तो ए लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं। फिर आपको यहाँ दे दिया कि एक सरफेस दे दिया, यहाँ क्या, एक सरफेस दिया, इस तरह का सरफेस दे दिया, यहाँ क्यूब कूलम चार्ज दे दिया। अब कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल इज 5, देन फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सर्कुलर आर्क। बताइए, अगर इस सिलेंडर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 5 है, तो ईच सर्कुलर सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना पास होगा फ्लक्स, आपको ये बताना है, नहीं। तो हम टोटल फ्लक्स अगर देखें तो इसके कारण फाई वन, इसके कारण फाई डैश, इसके दोनों से क्या है कि सेम ही सरफेस है, तो यहाँ से भी फाई डैश, यहाँ से भी फाई डैश, और यहाँ से फाई। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई डैश फाई फाई डैश इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन आता है। यहाँ हो जाएगा 2 फाई डैश इज इक्वल टू फाई, नहीं, तो 2 फाई डैश इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ से 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 इंटू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, ये हो जाएगा आपको आंसर, नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपको है कि एक क्यू चार्ज दे दिया, वही वाला है, छोटा सा डिस्क है, बड़ा डिस्क, साइज बढ़ गया। लेकिन दोनों से अगर पूछा जाए कि इस चार्ज के कारण फ्लक्स जो होगा इस दोनों सरफेस में कितना पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो दोनों में सेम पास होता है, ठीक है, दोनों में सेम ही पास होता है, ठीक है। इस तरह का दे दिया है, इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स पास होगा, तो सेम ही होता है, ठीक है, 5 1 5 2 सेम रहेगा, ठीक है। अब है एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग द क्यूब, क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, एंड ऑल्सो फाइंड नेट चार्ज, और नेट चार्ज भी बताइए इनक्लोज बाई क्यूब, जो क्यूब के द्वारा इनक्लोज्ड है, ठीक है। एक क्यूब दे दिया गया जिसका साइड जो है 1 मीटर है और 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, वाई एक्सिस, नहीं एक्स एक्सिस पर है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2x² आई कैप, आई कैप में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आई कैप में दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको एरिया जो होगा आई कैप वाला एरिया, आई कैप में एरिया कौन देगा, ये वाला सरफेस देगा, मतलब कि BCGF ये वाला देगा, और फिर ADHE ये दोनों का दोनों सरफेस एरिया आई कैप डायरेक्शन में देगा। तो इसी दोनों के कारण क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, बाकी सबके कारण जीरो, मतलब कि ABCD के कारण जीरो, DCGH के कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, EFGH के कारण भी जीरो, ABEF के कारण जीरो, 4 गो के कारण जीरो, ये दो सरफेस के कारण मिलेगा, ठीक है। और ADEH किसके कारण, ADEH इधर वाले के कारण, अगर हम बात करें इस सरफेस के कारण कितना हमको फ्लक्स मिलेगा, तो हमको जो आई कैप में है और इसका जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा इधर होगा, नहीं, तो 2x² आई कैप, तो यहाँ हो जाएगा 2 वोल्ट मीटर, नहीं। और वही BGF के कारण, अच्छा एक और बात, इसके कारण तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसके कारण अगर निकालेंगे
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 मीटर ए और 1 मीटर ए 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया तो 1 ही होगा, क्या है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, 1 ही, इसका एरिया तो 1 ही होगा ना, 1 1 1 स्क्वायर, तो 2, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये कुछ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, कह रहा है कि क्या कर रहा है, अब देखिए कि यहाँ क्या कर रहा है, फाइंड, क्या कर रहा है, कर रहा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब एंड आल्सो फाइंड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब। बताइए कि कितना होगा। तो यहाँ अगर देखिए बात करें तो साइड 1 मीटर दे दिया गया और 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। फ्लक्स आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है 2x² आई कैप में। तो यहाँ आपको जो फ्लक्स मिलेगा, आपको इस सरफेस के कारण मिलेगा और आपको इधर वाले के कारण मिलेगा नहीं, इस दोनों सरफेस के कारण मिलेगा, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और उसके कारण नहीं मिलेगा, दो ही सरफेस के कारण मिलेगा फ्लक्स। चार को इस सब के कारण क्या नहीं, इन सभी के कारण फ्लक्स आपको जीरो मिलेगा। क्यों, कि वो सब आपको कितना हो जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में होगा। आई कैप में तो दो 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 ही का एरिया आएगा ना, इसका आएगा, इसका आएगा आई कैप में, इसीलिए उसके कारण मिलेगा। तो ए डी एच ई के कारण 2x², एक्स का वैल्यू भी 1 हो जाएगा और एरिया 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, 2 वोल्ट मीटर। और बी सी जी एफ के कारण आपको यहाँ एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, एरिया तो 1 ही रहेगा, तो 8 वोल्ट मीटर हो जाएगा नहीं। उसके बाद में यहाँ देखिए, अगर यहाँ अगर आप बात करते हैं तो कह रहा है कि यहाँ आपको बताइए कि इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स और टोटल फ्लक्स कितना होगा। अगर इनकमिंग फ्लक्स क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया देखिए कि इसी से पास होगा ना, तो ये वाला जो रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस तो 2r हो जाएगा, पूरा सर्कल ले लेगा ना, पूरा सर्कल ये वाला ले लेगा, ये 2r हो जाएगा रेडियस। ठीक है, और ये हाइट h हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2r इंटू एच, तो यहाँ आ जाएगा ई आर एच। और इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होता है तो माइनस ई आर एच, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो प्लस ई आर एच, टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा नहीं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 1 में कह रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंसीडर करना पड़ेगा इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। और गॉसियन सरफेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो गॉसियन सरफेस का जो प्रॉपर्टी होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and area at each point on Gaussian surface must be either 0, 90 और 180। 0 होना चाहिए, 90 होना चाहिए या फिर 180 होना चाहिए। ठीक है, at each point on Gaussian surface electric field should be constant। ठीक है, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद में गॉसियन सरफेस शुड बी पास थ्रू अ पॉइंट चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां से, जिस पॉइंट पर हमको क्या करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस जो होता है स्फेरिकल होता है, चार्ज्ड स्फीयर के लिए भी स्फेरिकल होता है, लाइन चार्ज वायर के लिए सिलेंड्रिकल होता है, शीट चार्ज शीट के लिए या फिर सरफेस के लिए सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको स्टेप 2 में आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है गॉसियन सरफेस पे नहीं। उसके बाद में स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको
सॉल्व करना है डॉट प्रोडक्ट को और एलएचएस को इंटीग्रेट करना है। और पांचवें में क्या करना है, पांचवें में आपको करना है फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से इनक्लोज चार्ज फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। उसके बाद में आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर कंडक्टिंग सेल के कारण, या फिर हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये हमने ले लिया। इसके अब पी पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पी पॉइंट पे। तो इस पी पॉइंट से गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल होगा पॉइंट चार्ज के लिए, या फिर स्फेरिकल के लिए भी स्फेरिकल ही होगा। इस पी पॉइंट पर हमको पता करना है। ठीक है, हमको सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा 4 पाई r² क्यू अपॉन 4 पाई r²। मान लेते हैं क्यू चार्ज है ना पूरे सरफेस पे, तो क्यू है। ठीक है, तो इसको यहाँ जो है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों ही पैरेलल आएंगे। जब पैरेलल आएगा तो ई डी एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0, और क्यू इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर आ जाएगा ना, और डी एस अंदर आ जाएगा। क्यू इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी एस, डी एस का डी एस हो जाएगा, डी एस का एस हो जाएगा, ई इंटू एस क्यू इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस कितना है 4 पाई r², उधर जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, आगे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4 पाई क्यू इंक्लोज अपॉन r² हो जाता है। के क्यू इंक्लोज, अगर क्यू इंक्लोज क्यू लिख दे इसको तो के क्यू अपॉन r² आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इसी को अगर हम लिखे कि डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में सरफेस पर निकालेंगे तो सरफेस पर बस क्यू इंक्लोज जगह पर, रेडियस के जगह पर वैल्यू पुट करते जाइए, आ जाएगा आंसर आपको इतना कि के क्यू अपन r² ही रहेगा। ठीक है, और डेंसिटी के फॉर्म में सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सरफेस पर। इनसाइड में कितना होगा, इनसाइड जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन हमको इनसाइड में लेना है। इनसाइड में हम गॉसियन सरफेस क्लोज किए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। जब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0, क्यू इंक्लोज 0, जब चार्ज ही 0 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो जाएगा 0। नहीं, तो इसका जो ग्राफ होता है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आउटसाइड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनसाइड चार्ज। ठीक है, लेकिन वही अगर नॉन कंडक्टिंग हो जाए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाए तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ एक्सपेंड करेगा, इसके वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में फैलेगा। नहीं, तो आपको तो आउटसाइड चार्ज तो वही आएगा, सेम आएगा। रिजल्ट देखिए, सीधा सीधा रिजल्ट यहाँ आउटसाइड, ई आउटसाइड जो होगा कितना होगा, ई आउटसाइड जो होगा आपको के क्यू अपॉन r² ही रहेगा। डेंसिटी के फॉर्म में रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन इनसाइड जो है सरफेस पर भी वही बात के क्यू अपॉन r² रहेगा, बस रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डेंसिटी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनसाइड चेंज हो जाएगा। इनसाइड आपको कितना आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग अगर रहेगा तो इनसाइड आपको कितना आएगा, इनसाइड जो हो जाता है आपको के क्यू अपॉन r² के क्यू अपॉन r² रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस सबको आपको याद रखना है। ठीक है, सबको आपको याद रखना है, नॉट डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद में इसका जो ग्राफ देखिएगा इसके लिए, तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। इनसाइड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नहीं, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है तो उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
अब फिर क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ई, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेंटर से, जिसका सेल रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बताइए कितना होगा 20 सेंटीमीटर पर। नहीं, तो सबसे पहले कह रहा है एट द सेंटर ऑफ सेल। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल, सेंटर ऑफ सेल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बताइए। तो सरफेस पर कितना हो जाएगा, हमको पता है कि क्यू अपॉन रेडियस का आर स्क्वायर हो जाता है, तो के क्यू अपॉन रेडियस का आर स्क्वायर हो जाता है। नहीं, के क्यू अपॉन रेडियस का आर स्क्वायर होता है। अब क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पर होता है, और हमको कह रहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सेल इज ई। ठीक है, क्या है, सेंटर पर जो है आपको ई जो है, आपको ई जो है सेंटर पर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है। कब कब इतना हो रहा है, जब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जब रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई है। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस वहाँ क्या हो जा रहा है, आपको ई हो जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 सेंटीमीटर पर आउटसाइड है, के क्यू अपॉन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर पर ई है, तो 20 सेंटीमीटर, 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर 4 है, 4, और सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻4 ऊपर जाएगा, हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा, इसको जब हम एथी में बदल देंगे, किसमें, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लें, यहाँ से अगर हम के क्यू का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, तो के क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम यहीं से हम क्या करें, के क्यू का वैल्यू लिखना चाहें, कि के क्यू का वैल्यू हम लिखना चाहें, तो के क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई इंटू 400 अपॉन 10⁻4, ये लिख सकते हैं ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो के क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं 4e अपॉन 100, ये लिख सकते हैं ना, के क्यू का वैल्यू, के क्यू का वैल्यू इतना आया। अब इसी वैल्यू को हमको पुट करना है यहाँ, कि हम जानते हैं कि सरफेस पर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब 4e अपॉन 100, तो ये हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर कितना है, रेडियस, रेडियस कितना दिया गया है, इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर यहाँ 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 ऊपर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 400 बटा यहाँ 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, नहीं आया समझ में, रुको एक बार फिर से करते हैं। हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 20 सेंटीमीटर पर, हमको ई दिया गया है, एक मिनट, हमको ई दिया गया है 20 सेंटीमीटर पर, कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 20 का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा ना,
सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में ही है तो रहने दो, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू इज इक्वल टू 400 ई, इतना आएगा के क्यू का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ ई एस है सरफेस एरिया, सरफेस पर के क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो के क्यू का वैल्यू तो 400 ई है तो डाल दिए, रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ 4 ही आ गया, आया आंसर। वही अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, चौका मतलब 16 ई आ जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर, इस तरह से वैल्यू पुट करना था बस। फिर एक और क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of 20 centimeter from a center of uniformly charged sphere non-conducting sphere of radius 10 centimeter is E, then find out electric field। वो तो कंडक्टिंग था, इन नॉन कंडक्टिंग है 20 सेंटीमीटर, तब बताइए कि कितना होगा एट द सरफेस ऑफ स्फीयर एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। बताइए अगर नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हमको सीधा बात है ना कि 20 सेंटीमीटर पर पहले कितना होगा, 20 सेंटीमीटर पर अगर देखे तो ई 20 सेंटीमीटर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, के क्यू का वैल्यू 400 ही आएगा, आपको के का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 ही आएगा, के क्यू का वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर। आउटसाइड में वही होगा 400 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, 4 ही आएगा, आउटसाइड तो 4 ही आएगा, इनसाइड कितना आएगा, बात ही है ना कि इनसाइड कितना आ जाएगा, इनसाइड कितना आएगा। तो इनसाइड देखो, आउटसाइड, एक मिनट आउटसाइड ई आउटसाइड सरफेस ये तो सेम रहेगा, ठीक है। इनसाइड जो होगा मतलब वो तो बाहर वाला तो सेम ही रहेगा, इनसाइड जो हो जाएगा के क्यू इंटू 5 अपॉन 10 टू द पावर आर स्क्वायर, क्योंकि के क्यू अपॉन आर आर क्यू होता है ना, इसका आर क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से के क्यू अपॉन 200, के क्यू का वैल्यू 400 ई तो 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 ई आ जाएगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के लिए। अब एक और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point due to uniformly charged straight wire of infinitely length, infinitely length वायर, स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पी पॉइंट पे, एक इन्फिनिटली वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, लेमडा डेंसिटी है इसका। तो बताइए कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस और लाइन वायर के लिए आपको सिलेंड्रिकल सरफेस को चूज करना पड़ता है, इसके कारण S1 S2 S3 यहाँ लीजिए, इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कंडक्टिंग वायर के कारण जो आता है आपको आता है 2 के लेमडा अपॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी वायर के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, के कारण 2 के लेमडा अपॉन आर आ जाता है, ठीक है, 2 के लेमडा अपॉन आर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 के लेमडा अपॉन आर होता है, तो एक दे दिया कि प्लस क्यू दे दिया, इधर भी माइनस माइनस चार्ज दे दिया। अब बताइए इस पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किधर होगा, इसके कारण प्लस के कारण तो इधर होगा, और इस माइनस के कारण जो होगा, माइनस के कारण किधर होगा, प्लस है तो इस पॉइंट पर इधर होगा, नहीं माइनस है तो टुवार्ड्स हो जाएगा, इधर होगा, दोनों के कारण एक तरफ हो जाएगा तो दोनों के कारण ऐड हो जाएगा, 2 के लेमडा अपॉन आर 2 के लेमडा अपॉन आर 4 के लेमडा अपॉन आर हो जाएगा, नहीं दोनों में ऐड हो जाएगा, वेरी सिंपल। आगे देखो, एक और क्वेश्चन दे दिया, कि एक लाइन दे दिया, ये लाइन दे दिया, कर है फाइंड आउट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर पर यूनिट लेंथ बताइए कितना होगा।
लेमडा लेमडा का वैल्यू दे दिया 1 मीटर पर कूलम चार्ज दे दिया। तो F21 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट के कारण कितना होगा। तो Q2 यहाँ से Q2 निकालो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर फर्स्ट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो Q2 के कारण कितना होगा, लेमडा 2 इंटू 2 के लेमडा अपॉन आर, 2 के लेमडा अपॉन R1। यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे ना Q2 अपॉन ई तो आ जाएगा 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर, ठीक है। ये आपको वैल्यू आ जाएगा, ये आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कि अगर यहाँ है यहाँ है, मान लेते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ लेमडा 2, अगर हम बात करें कि इस लेमडा 2 पर कितना फोर्स लगेगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू, अगर हम देखें लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एल, एल है, एल लेंथ है तो Q बाई एल। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको तो Q चाहिए ना, Q2 निकालना है इस पर, Q2 बाई एल, L2। तो यहाँ से Q2 इज इक्वल टू लेमडा 2 L2 हो जाएगा ना, है। तो लेमडा 2 L2 आ गया Q2 बराबर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लेमडा अपॉन आर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाता है इस पर, इसके कारण तो Q2 कितना है, Q2 है लेमडा 2 L2, लेमडा 2 L, L2 L तो सेम ही है ना, लेमडा 2 L हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा, टू के इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 2 के लेमडा 1 अपॉन आर, आर मतलब क्या, आर, आर मतलब आर। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, फोर्स, अच्छा यहाँ पूछ रहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब पर यूनिट लेंथ ये तो आया फोर्स, अब यहाँ पर यूनिट लेंथ तो यहाँ डिवाइड भी करना है, तो यहाँ एल, तो एल से एल खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ देखिएगा तो आ जाएगा 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर, ठीक है। तो आपको यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद में बाय यूजिंग क्या कर रहा है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ can't be ignored because its इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल, ठीक है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या कर रहा है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ वायर के कारण कांट बी ऑब्टेन बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। एसिमेट्रिकल होगा तो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ स्ट्रेट वायर फॉर फाइनाइट लेंथ, अगर फाइनाइट लेंथ वायर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी भी पॉइंट पर, तो इधर से है, इधर से, इधर 90 डिग्री, इधर मान लो अल्फा हो गया, एक एंगल बीटा हो गया, इधर एक पैरेलल होगा एक परपेंडिकुलर, ठीक है। और रिजल्टेंट जो आएगा आपको, रिजल्टेंट तो आपको इधर बीच में आएगा दोनों, नहीं तो ये आपको परपेंडिकुलर, ये आपको पैरेलल आता है, फार्मूला है, सीधे रट लेना है। आपको नेट आपको निकालना है तो दोनों का अंडर रूट स्क्वायर कीजिएगा तो आपको नेट आ जाएगा। तो उसके कारण कितना आ जाता है, फाइनाइट लेंथ के लिए आ जाता है 2 के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी फाइनाइट लेंथ वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना आता है, 2 के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे दिया कि बताइए ये 30 डिग्री है 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, वैल्यू पुट करो, 2 के लेमडा अपॉन आर साइन 30 प्लस 60 बाई 2 90, साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 और 2, बस ये आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करना है। यहाँ भी बस एक 60 है तो एक 0 हो जाएगा, आंसर आएगा साइन 31 बाई 2, यानी कि हो जाएगा
लेमडा के अपॉन आर, नहीं आंसर वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं। फिर यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट और सरफेस और नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ फाइनाइट साइज। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट सरफेस और नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ फाइनाइट साइज। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है जो कि कैसा है, शीट है, सरफेस है जो कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट का भी कह सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज परपेंडिकुलर टू शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, शीट के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये आपको शीट है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, इसका जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ना। तो यहाँ आप देखिए, इसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है। ठीक है, गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, एक सरफेस से इसके कारण आएगा, एक सरफेस इसके कारण और इसके कारण, तीन सरफेस है। इन तीनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेट करके आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप निकालिएगा तो आपको आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ही ये तो आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, वो तो नॉन कंडक्टिंग के कारण था, लेकिन जैसे ही आप क्या करिएगा, कंडक्टिंग प्लेट के कारण जब निकालिएगा, तो कंडक्टिंग प्लेट के कारण आप जब इसको कीजिएगा तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब कि इसमें इतने सरफेस बन जाएंगे। ठीक है, इन सभी सरफेस के कारण आपको निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट कीजिएगा तो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही है, उसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण, लेकिन कंडक्टिंग प्लेट के कारण आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है कि एक क्वेश्चन दे दिया, क्या कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज q इज गिवन टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 50 वोल्ट पर मीटर। क्या कह रहा है, व्हेन अ चार्ज q इज गिवन टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट then electric field produced by 50 volt per meter. Now same charge is given to an identical conducting plate, then find out electric field produced by conducting plate। हाँ, नॉन कंडक्टिंग के लिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो वैल्यू दे रहा है 50 वोल्ट पर मीटर। और जब यही चार्ज दिया गया किसके लिए, सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए, तो क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू 50, मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और वही आप कंडक्टिंग के लिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए, यहाँ हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बताइए क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है क्यू बाई 2 अपॉन 2, यानी कि यहाँ 25 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू जो हो जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर आएगा। भाई मतलब वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं, इधर का उधर एग्जीक्यूट कर देना है, हो गया, आंसर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन दे दिया, दो एक सीध दे दिया, एक सीध दे दिया, एक सीध दे दिया। ठीक है, इस जेड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई पॉइंट पर और एक्स पॉइंट पर क्या होगा। जेड पॉइंट पर बस ये इधर उधर सब कर लो, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अगर अगर हम देखें एक्स पॉइंट पर, तो इस एक E1 के कारण तो ये प्लस है, तो प्लस है तो इधर आएगा, ये माइनस है तो माइनस के कारण इधर आ जाएगा, दोनों प्लस माइनस कर लो, घटा लो, यहाँ ये दोनों को तरफ सेम एक ही तरफ आएगा, यहाँ भी एक इधर आएगा एक इधर आएगा, नहीं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो। बी यहाँ जीरो आएगा, नहीं यहाँ भी जीरो आएगा, बीच में कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू बीच में आएगा, बाहर जीरो आ जाएगा आउटसाइड। ठीक है, तो यहीं पर पार्ट खत्म करते हैं लेक्चर।
आपको लेक्चर कैसा लगा लाइक करिए सभी। अगर आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, अब आगे वाला पार्ट है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज यहीं पर लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो कृपया करके क्या करें कि आप लाइक करें। ठीक है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ठीक है।